नमस्कार बच्चों। हम अपनी पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 में से एन फ्रैंक की डायरी के कुछ पन्ने पढ़ रहे थे। तो आज शुक्रवार 23 जनवरी 1944 को एन फ्रैंक ने जो अपनी डायरी में लिखा वो हमें पढ़ेंगे। देखो, मैंने ये आपको पहले ही बता दिया है कि हम जो डायरी के पन्ने पढ़ रहे हैं वे लगातार नहीं हैं, उनमें से अलग अलग तारीखों के से पन्ने उठा करके अपने पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वह 19 मार्च 1943 को था। लगभग ऐसे समझ लो कि 12 महीने हो गए, 10 महीने बाद में दूसरा डायरी का पन्ना पढ़ा है। उससे पहला पढ़ा था 28 नवंबर 1942 को, तो लगभग उसमें भी 4-5 महीने का अंतर था। तो आज शुक्रवार 23 जनवरी 1944 को एन फ्रैंक ने अपनी गुड़िया किट्टी को संबोधित करते हुए डायरी में क्या लिखा ये हमें पढ़ेंगे। लिखनी शुरू की थी 42 से और हो गई हैं 44, मतलब अज्ञातवास में उनको लगभग 2 वर्ष हो गए हैं। अपने पापा के कार्यालय के ऊपर छिपे हुए उन्हें लगभग 2 वर्ष हो गए हैं। इधर के सप्ताहों में मुझे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं में खासी रुचि हो गई है। अब देखो, वही बात है, घर में बैठे बैठे और क्या करें। लॉकडाउन में हमने भी कुछ बहुत सी ऐसी बातें सीखी जो हमने पहले कभी नहीं सीखी हैं। तो इसी प्रकार एन फ्रैंक ने भी वंश वृक्ष मतलब कि वंश का कोई मुखिया, फिर इसके 2 संतान हुई, फिर इसके 3 हो गई, फिर इसके 1 हो गई, फिर इसके फिर 2 हो गई, फिर इन 2 के 3 हो गई। तो इस प्रकार ये एक वृक्ष के रूप में ऊपर जिस प्रकार वंश बढ़ता है तो उसी को सीखनी है कि सबसे पहले कौन थे, उसके बाद में कितने पुत्र हुए, पुत्रियां हुई, उनके कितने हुए, उनके कितने हुए। तो इस प्रकार ये वंश वृक्ष ऊपर फैलता रहता है। या फिर राजसी परिवार कि उसके पहले राजा कौन था, उससे पहले कौन था, ये सारा राजसी परिवारों की वंशावली यानी उनके वंश के बारे में जानने की एन फ्रैंक की रुचि खासी हो गई, अच्छी खासी। मैं इस नतीजे पर पहुंची कि एक बार तुम खोजना शुरू कर दो तो तुम्हें अतीत में गहरे और गहरे उतरना पड़ता है। इस खोज में तुम्हारे हाथ और भी रोचक जानकारियां लगेंगी। हालांकि जब मेरे स्कूल के काम की बात आती है तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ और रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझ सकती हूँ। देखो, बीबीसी क्या है? बीबीसी है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ये एक रेडियो सर्विस है, आज भी चलती है। आप कोई सुनते नहीं हो, वैसे आजकल बीबीसी के चैनल भी आते हैं लेकिन वो अंग्रेज़ी में होते हैं तो हम लोग प्राय देखते नहीं हैं, और रेडियो कोई सुनता नहीं है। रेडियो पर ये हिंदी में भी समाचार आते हैं। लेकिन आज से कुछ वर्षों पहले बीबीसी समाचार जानने के लिए सबसे अच्छा माध्यम होता था। बीबीसी विश्वसनीय होता था, इसके समाचारों में विश्वसनीयता होती थी। जैसे कि आजकल के जो आप न्यूज़ चैनल देखते हो, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, या फिर एक बात के पीछे पड़े रहते हैं, जो समाचारों से उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं था। ये विश्वसनीय समाचार एजेंसी है बीबीसी, इसका एक नाम है, महत्व है, मूल्य है इनका। तो ये भी लड़की भी क्या करती है, वैसे आप खुद जानकारी दिला दूँ कि मेरे पिताजी अभी भी रेडियो सुनते हैं और रेडियो में शाम को बीबीसी के समाचार ज़रूर सुनते हैं। तो ये एक अच्छी रेडियो सर्विस है, न्यूज़ चैनल है बीबीसी। तो उसके समाचार वह लड़की सुनती थी। इसके बावजूद मैं अपने ज़्यादातर रविवार अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग करने और देखने में गुजारती हूँ। यह संग्रह अच्छा खासा हो चुका है। मिस्टर कुगलर मुझ पर हर सोमवार कुछ ज़्यादा ही मेहरबान होते हैं। मेरे लिए सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका की प्रति मतलब एक कॉपी लेते आते हैं। यह घर परिवार के ऐसे लोग भी जो ज़रा भी दुनियादार नहीं हैं ऐसे पैसों की बर्बादी मानते हैं, लेकिन इस बात पर हैरान भी होते हैं कि कैसे मैं 1 साल के बाद भी किसी फिल्म के सभी कलाकारों के नाम ऊपर से नीचे तक सही सही बता सकती हूँ। बेब, जो अक्सर छुट्टी के दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाती है, शनिवार को ही मुझे बता देती है कि वे कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं। तो मैं फिल्म के मुख्य नायकों और नायिकाओं के नाम और समीक्षाएं फर्राटे से बोलना शुरू कर देती हूँ। हाल ही में मम्मी ने फिक्रा कसा कि मुझे बाद में फिल्में
देखने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे सारी फिल्मों की कहानियाँ, नायकों के नाम और समीक्षाएँ ज़बानी याद हैं। समीक्षाएँ मतलब कि वह फिल्म अच्छी है या बुरी, फिल्म समीक्षक होते हैं जो उसकी समीक्षा करते हैं। तो ये है सब कुछ एन फ्रैंक को याद है। याद क्यों है कि और कुछ करने को नहीं है, तो जो फिल्म पत्रिकाएँ वगैरह होती है उन्हें दिन में 1 बार नहीं 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ती रहती है। जब भी मैं नई केस मतलब हेयर स्टाइल बनाकर बाहर आती हूँ तो सबके चेहरों पर उग आई असहमति साफ साफ पढ़ सकती हूँ। यानी उसकी जो हेयर स्टाइल होती है उसे देख करके उसके घर वाले प्रसन्न नहीं होते हैं। और यह भी बता सकती हूँ कि कोई न कोई ज़रूर टोक देगा कि मैं फलां फिल्म स्टार की नकल कर रही हूँ। मेरा यह जवाब कि यह स्टाइल मेरा खुद का आविष्कार है, मजाक के रूप में लिया जाता है। जहाँ तक मेरे हेयर स्टाइल का सवाल है, ये आधे घंटे से ज़्यादा नहीं टिका रहता। तब तक मैं उससे बोर हो चुकी होती हूँ और सबकी टिप्पणियाँ सुनते सुनते मेरे कान पकने लगते हैं। मैं सीधे गुस्ल खाने अर्थात बाथरूम की तरफ लपकती हूँ और मेरे बाल फिर से पहले की तरह उलझ और घुंघराले हो जाते हैं। तुम्हारी एन। तो ये उसने 23 जनवरी 1944 को लिखा है एक बात कि उसने अपना समय व्यतीत करने के लिए फिल्म पत्रिकाएं वगैरह पढ़ती है और फिल्मों का संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण समीक्षाएं उसे याद रहने लगी हैं। नई कोई हेयर स्टाइल करती है तो वह भी घर वालों को पसंद नहीं आती है और आधे घंटे में ही उस हेयर स्टाइल से परेशान हो जाती है। अब देखो आगे लिख रखा है बुधवार 28 जनवरी 1944 को। तो ये हमने पहले पढ़ा 23 जनवरी को, अब उसके जस्ट 4-5 दिन बाद में 28 जनवरी 1944 को अगली डायरी का पन्ना है। मेरी प्यारी किट्टी, आज सुबह मैं सोच रही थी कि क्या तुमने अपने आप को कभी गाय समझा है जिसे हर दिन मेरी बासी खबरें बार बार चबानी पड़ती हैं। मतलब गाय के प्रति बेचारगी के भाव व्यक्त किया। जिस प्रकार गाय होती है खूंटे पर बंधी रहती है, उसी प्रकार वह किट्टी को समझ कर किया है कि तुमने भी अपने आप को गाय समझ लिया क्या, कि सारे दिन मेरी ऐसी खबरें, बासी पुरानी खबरें सुनती रहती हो। इनकी इतनी अधिक जुगाली कि तुम्हें उबासी आ जाए और तुम मन ही मन कामना करो कि एन कुछ नए समाचार दे। सॉरी, तुम्हें यह नाली के सड़ते पानी की तरह नीरस लगता होगा, लेकिन ज़रा मेरी हालत की कल्पना करो जिसे रोज़ रोज़ यही सुनना पड़ता है। अगर खाने के वक्त बातचीत राजनीति या अच्छे खाने के बारे में नहीं हो रही होती तो मम्मी या मिसेज वानदान अपने बचपन की उन कहानियों को लेकर बैठ जाती हैं जो हम 1000 बार सुन चुके हैं। मतलब कहने को कुछ नहीं है, एक ही बात बार बार रिपीट, क्योंकि उनके जीवन में नया कुछ भी नहीं हो रहा था। या फिर डसेल शुरू हो जाते हैं, खूबसूरत रेस के घोड़े, उनकी चार्लोट का महंगा वार्डरोब, लीक करती नावें, 4 वर्ष की उम्र में तैर सकने वाले बच्चे, दर्द करती मांसपेशियां और डरे हुए मरीज, ये सब किस्से। इन सारी बातों का निचोड़ यह है, जब भी हम 8 में से कोई भी अपना मुंह खोलता है, बाकी 7 उसके लिए कहानी पूरी कर सकते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी बात करने के लिए मुंह खोलता है तो एक वाक्य सुनते ही उसके आगे की क्या कहानी होगी वह बाकी सबको पता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि वे पिछली बातों को इतनी बार दोहरा चुके हैं कि वे सारी घटनाएं सभी को याद हो गई हैं। किसी भी लतीफ़े को सुनने से पहले ही हम उसकी पंच लाइन, जो अंतिम लाइन होती है जिस पर हंसी आती है, उसको पंच लाइन बोलते हैं, तो वह पंच लाइन पता होती है। नतीजा यह होता है कि लतीफ़ा सुनाने वाले को अकेले हंसना पड़ता है, क्योंकि बाकी सब पहले ही पता होता है कि ये लतीफ़े में ये पंच लाइन है, ये अंत में हंसने वाली बात ये होगी। अलग अलग ग्वाले, राशन वाले, कसाई जो घरों की इन 2 भूतपूर्व मालिकों के संपर्क में आए, इतनी बार उनके चरित्र चित्रण हो चुके हैं, मतलब उनके चरित्र की विशेषता है कि वह किस प्रकार का व्यक्ति था, कि हमारी कल्पना शक्ति में उनमें जोड़ने के लिए कुछ भी नया नहीं बचा है। एनेक्सी की ये हालत है कि यहाँ नया या ताज़ा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। फिर भी इन सारी चीज़ों में ताज़ा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है।
लोगों को नमक मिर्च लगाकर वह सब कुछ दोहराने की आदत न होती तो मिस्टर क्लीमेन, जॉन, मिए पहले ही बता चुके होते हैं। कई बार मैं मेज़ के नीचे अपने आप को खुद चिकोटी काट कर रोक के रहती हूँ कि कहीं किसी को टोक न दूँ। अपने आप को कंट्रोल करती है, काबू में करती है। छोटे बच्चे, खासकर एन, कभी भी किसी बड़े को टोकने, सही लाइन पर लाने की हिमाकत न करे, भले ही उसकी गाड़ी पटरी से उतरी जा रही हो या उसकी कल्पना शक्ति का दिवाला पिट चुका हो। जॉन और मिस्टर क्लीमेन को अज्ञातवास में छिपे हुए या भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। वे जानते हैं कि हम अपने जैसी हालत में जी रहे लोगों की बातें जानने के इच्छुक हैं। हम उन सब की तकलीफ़ों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं, और उन लोगों की खुशी में हमारी खुशी है जो कैद से आज़ाद कर दिए गए हैं। भूमिगत होना और अज्ञातवास में चले जाना तो अब आम बात हो गई है। हाँ, कई प्रतिरोधी दल भी हैं, जैसे फ्री नीदरलैंड्स, जो नकली पहचान पत्र बनाते हैं, अज्ञातवास में छुपे लोगों की वित्तीय सहायता देते हैं, युवा ईसाइयों के लिए काम तलाशते हैं। कितनी हैरानी की बात है कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद के लिए कितना काम कर रहे हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारी मदद करने वालों का है, जो हमारी आज तक मदद करते आए हैं, और उम्मीद तो यही है कि वे हमें सुरक्षित किनारे तक ले आएंगे। इसका कारण यह है कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी किस्मत भी हमारी जैसी हो जाएगी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम उनके लिए मुसीबत हैं। वे रोज़ाना ऊपर आते हैं, पुरुषों से कारोबार और राजनीति की बात करते हैं, महिलाओं से खाने और युद्ध के समय की मुश्किलों की बात करते हैं, बच्चों से किताबें और अखबारों की बात करते हैं। वे हमेशा खुश दिल दिखने की कोशिश करते हैं, जन्मदिनों और दूसरे मौक़ों पर फूल और उपहार लाते हैं, हमेशा हर संभव मदद करते हैं। हमें ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। ऐसे में जब लोग जर्मनी के खिलाफ युद्ध में बहादुरी दिखा रहे हैं, हमारे मददगार रोज़ाना अपनी बेहतरीन भावनाओं और प्यार से हमारा दिल जीत रहे हैं। तो यहाँ पर एन बता रही है कि ऐसा नहीं है कि उनकी कोई मदद नहीं करता है। बहुत से व्यक्ति ऐसे भी हैं जो लोग भूमिगत हैं या अज्ञातवास में छिपे हुए हैं, उन सब की वे मदद भी कर रहे हैं। बच्चों के किताबों के बारे में, अखबारों में बात करते हैं, जो गृहिणी हैं उनके खाने संबंधित बातें करते हैं, जो पुरुष हैं उनसे कारोबार या राजनीति संबंधी बातें करके सबका मन बहलाने का प्रयास करते रहते हैं। अजीब अजीब कहानियाँ चल रही हैं, उनमें काफ़ी सच भी है। अभी मिस्टर क्लीमेन गेल्डरलैंड में भूमिगत हो चुके आदमियों और पुलिस वालों के बीच हुए फुटबॉल मैच का जिक्र कर रहे थे। हिल्वर्सेम में नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं, ऐसे लोगों को जो अज्ञातवास में रह रहे हैं राशन खरीदने की सुविधा हो सके। अगर राशन कार्ड न हो तो एक कार्ड के लिए 60 गिल्डर मुद्रा देने पड़ते हैं। जिले में अज्ञातवास में रह रहे सभी लोगों से रजिस्ट्रार ने आग्रह किया है कि वे फलां दिन एक अलग मेज़ पर आकर अपने कार्ड ले जाएं। इन सब के साथ ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि इस तरह की चालाकियों की जर्मनों को हवा न लगे। मतलब जो जर्मनी के जो नाजी पार्टी के सदस्य हैं, उनको इस प्रकार का पता न चले कि अज्ञातवास में रह रहे लोगों को लिए राशन के कूपन जारी किए जा रहे हैं, उन्हें राशन पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो उनका अज्ञातवास समाप्त हो जाएगा, उनके पकड़ करके वे अपने कैद खानों में डाल देंगे। तो उनसे भी सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार एन ने अपनी डायरी का एक और पन्ना यहाँ पर समाप्त कर दिया है। जो आगे बुधवार 29 मार्च 1944 को जो लिखा है उसका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।